तो एक्चुअली अगर 10 में से 9 मदर्स का मिल्क कम आ रहा है तो उसके पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। काउ मिल्क एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन है बच्चों के लिए। एक्टिविटी से बच्चे की इम्यूनिटी सबसे अच्छी बढ़ती है। आई थिंक मेरी प्रैक्टिस में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेल टू ऑल पेरेंट्स। बाल छोटे बच्चों में जो होते हैं ये अगेन ऑलमोस्ट हर बच्चे के 1 साल तक के बाल ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा बंसल और मैं आपका स्वागत करती हूं दृष्टि टॉक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। वेल, हमारा मिशन है जितने भी मिथ्स फैले हुए हैं सोसाइटी में उन सबको ब्रेक करना और आप सबके सामने सच्चाई को लेके आना। वेल, ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं रिलेटेड टू पेरेंटिंग, वैक्सीनेशन बच्चों को लेके, इम्यूनिटी को लेके। उन सब मिथ्स को ब्रेक करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो कि पीडियाट्रिशियन है फ्रॉम चरक क्लिनिक मोहाली। वेल, वेलकम सर। थैंक यू आकांक्षा एंड थैंक यू दृष्टि टॉक फॉर हैविंग मी। वेल, ओके सर, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, न्यूबॉर्न बेबी का हम ध्यान कैसे रखें? सबसे प्रेशियस चीज न्यूबॉर्न बेबी है एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस बारे में। सो 2 या 3 चीजें मेन हैं। फर्स्ट इज बच्चे की हेल्थ को मेंटेन रखना, यानी कि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और उसके लिए हमें बच्चे को प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज बच्चे को किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, और इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं आकांक्षा। सो आई वुड से द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूज प्रोडक्ट्स दैट आर कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी artificial preservatives, artificial colorings and artificial perfumes. So this is most important. There are many good brands available in the market जिनमें ये चीजें होती हैं। So that is the second part. And the third thing I think most important is sleep. तो बच्चे को सुलाना जो है वो हमें ध्यान देना है, because बच्चे कम से कम 16-18 घंटे सोते हैं, तो उसमें हमें बच्चे का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, उसको प्रॉपरली कवर रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम एक सेफ एनवायरनमेंट में सुलाएं। फॉर एग्जाम्पल, पहले 4 महीने में बच्चे के लिए कोई पिलो यूज नहीं करना चाहिए। बच्चे को पेट के बल पहले 2-3 महीने में नहीं सुलाना चाहिए। और अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ी मिथ जो मैं आज के हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड से ब्रेक करना चाहूँगा वो ये है कि बच्चों का ख्याल रखना बहुत सिंपल है। सो कीप इट सिंपल स्टूपिड जो फिलॉसफी किस फिलॉसफी है, हम उसी में ही जीना चाहेंगे। सिंपल रखिए, बच्चा आपका तंदुरुस्त रहेगा। डॉक्टर गौरव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिथ है फॉर्मूला मिल्क को लेके। आई डोंट नो इज इट अ मिथ और अ रियलिटी कि जब हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं बच्चे को तो उससे बच्चे का जो ब्रेन पावर होता है वो कम होता है अगर हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं। तो क्या ये सच है? क्या बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कौन से फैक्टर्स हैं हमें कंसिडर करने चाहिए व्हाइल बाइंग अ फॉर्मूला? सो इंटरेस्टिंगली जो आपने बोला ये एक्चुअली ट्रू है कि फॉर्मूला मिल्क फेड बच्चे जो हैं उनका IQ लेवल कुड बी अ कपल ऑफ पॉइंट्स लोअर देन चिल्ड्रन जिनको हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करते हैं। देखिए, एज अ पीडियाट्रिशियन द वन थिंग दैट पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड इज पहले 6 महीने तक हमें सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे बच्चे को रखना है। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। फॉर्मूला के बहुत सारे नुकसान हैं, उससे गैस ज़्यादा बनती है, रैशेज आते हैं, उल्टी ज़्यादा हो सकती है, बच्चे को बीमारियां थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और आजकल स्टडीज़ ये भी कहती हैं, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया, कि थोड़ा IQ कम हो सकता है, थोड़ा BP और इवन कोलेस्ट्रॉल बच्चों का ज़्यादा हो सकता है जिनको हम जल्दी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सो ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। हाँ, अगर किसी वजह से मदर अवेलेबल नहीं है, मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, मदर का मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेके या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेके आप फार्मूला के बारे में उनसे बात करके लिए जा सकता है। जहाँ तक है फार्मूला में क्या देखना है, आजकल जो हमारे पास फार्मूला आ रहे हैं लकीली दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो अगर हमें देना पड़ता है तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि उसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, अच्छी मात्रा में फैट्स हो, और आजकल कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और इस टाइप के एंजाइम्स वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं जो फार्मूला के अंदर बच्चे को कुछ हद तक बेनिफिट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर बच्चा अलग है और हर बच्चे को अलग फार्मूला सूट कर सकता है। तो ऐसा एक फार्मूला नहीं है जो हर बच्चे पे वर्क करे।
सर जैसे अभी आपने बोला कि कई मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, तो आप कुछ उनके लिए, उन मदर्स के लिए कुछ ऐसा फूड सजेस्ट करेंगे? दोज यू कैन सजेस्ट 5 सुपर फूड्स फॉर लैक्टेटिंग मदर्स जिनसे उनका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो। I'll do better. I will suggest to you 2 most important things which are more important than even the superfoods. Amazing. अगर हम देखें तो एक्चुअली अगर 10 में से 9 मदर्स का मिल्क कम आ रहा है तो उसके पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गूगल पे बैठ के वीडियोस देख रहे हैं कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है और ढंग से सो नहीं रहे हैं, तो उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली पहली बार जब पेरेंट्स मदर्स बनती हैं तो उस टाइम बहुत कॉमन है। एंड द अदर थिंग इज व्हेन दे हैव एनी काइंड ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट हाइड्रेशन। अगर वो पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, ये सारी चीज़ें कम पी रहे हैं, सूप वगैरह कम पी रहे हैं, तो उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन कम होगी। सो 80% ऑफ जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है दैट इज वाटर। सो अगर आप पानी नहीं पिएंगे या पानी के इक्विवेलेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लेंगे या सूप्स वगैरह नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली मिल्क कम होगा। अगर हम फूड्स की बात करें तो जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, थिंग्स लाइक जीरा है, अजवैन है, गार्लिक है, ऑल ऑफ दीज आर सपोज टू बी गुड फूड्स। बट आकांक्षा जी, आई कैन टेल यू वन थिंग, 90% ऑफ मदर्स को जो पहले 2 पॉइंट्स हैं इन्हीं से फर्क पड़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समटाइम्स अगर मदर्स को कोई पेन हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकती है, एंड योर डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट एज वेल। डॉक्टर गौरव, मुझे अब ये जानना है, हमारी जितनी भी मदर्स ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है कि बच्चे को फूड कब स्टार्ट करवाए? इज इट 5 मंथ्स और 6 मंथ्स? क्योंकि कई पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं 6 मंथ्स, कई पीडियाट्रिशियन 5 मंथ्स। सो आप ये मिथ ब्रेक करिए कि कब हम स्टार्ट करें। तो आकांक्षा जी, सारे के सारे पीडियाट्रिशियन सही हैं। 4 to 6 months इज द एज व्हेन यू कैन स्टार्ट टॉप बच्चे को जो खाना है। जनरली अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मदर फीड दे रहे हैं, तो 6 months इज द टाइम। और 6 महीने पूरा होने पे हम लोग कहते हैं कि आपको ऊपर का फीड बच्चे को शुरू करना चाहिए। इसको हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है जो हमें ब्रेक करनी है, वो ये है कि वीनिंग दूसरे दूध से नहीं होती है, वीनिंग खाने से होती है, नंबर 1। नंबर 2, वीनिंग दाल का पानी, चावल के पानी, इससे नहीं होती है। वीनिंग फूड हैज टू बी थिक। कितना थिक कि अगर मैं उसको चम्मच से गिराऊं तो वो चिपक के गिरे। कंसिस्टेंसी है। Yes, it has to be consistent enough, thick enough, only then it is an adequate weaning food. और लास्ट मिथ जो है, नमक और चीनी एज फार एज पॉसिबल इनिशियल स्टार्ट में वीनिंग फूड में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थी मिथ्स। अब हम बात करते हैं करना क्या चाहिए। सो यू कैन हैव पतली दाल, यू कैन हैव मैश्ड आलू, यू कैन हैव केला, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ दलिया एंड खीर को बिल्कुल सॉफ्ट करके, एंड धीरे धीरे यू कैन इवन हैव फ्रूट्स को हम प्यूरी करके खिला सकते हैं, जैसे कि एप्पल की प्यूरी बना दी या नाशपाती की बना दी, डिपेंडिंग अपॉन सीजनल फ्रूट कौन से अवेलेबल हैं। लास्ट जो मिथ इंपॉर्टेंट है वो है, ये वेस्ट से आई है कि हमें जो वीनिंग फूड्स आते हैं, जैसे कि इन्फेंट फार्मूलाज के साथ फूड आते हैं, डब्बी आती हैं, या पास्ता आता है, ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें आती हैं, ये कोई भी चीज़ बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। वीनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो नॉर्थ इंडियन खाना खिलाइए, और अगर आप साउथ इंडियन हैं तो साउथ इंडियन फूड से बच्चे की वीनिंग करिए, नेचुरल खाना दीजिए। ऑलराइट सर, मैंने इसमें 3 days वेट रूल भी सुना है, व्हाट इज दैट सर? तो 3 days वेट रूल का मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आप बच्चे को कोई भी नया खाना दे रहे हैं तो उसको जब आपने स्टार्ट किया तो नॉर्मली हम कहते हैं 1 या 2 चम्मच सुबह, 1 या 2 चम्मच शाम को, 2 या 3 दिन तक आप ये दीजिए। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल है, इसके बाद उसको कोई लूज मोशंस, रैशेस वगैरह नहीं है, देन यू शुड ऐड अ न्यू फूड। ऑलराइट सर, जैसे अभी आपने बोला शुगर सॉल्ट का कम रखना है हमें जब न्यू बॉर्न बेबी के लिए, इन्फैंट के लिए, तो मुझे काउ मिल्क के बारे में भी जानना है। हम बच्चे को, बेबी को, इन्फैंट को देना चाहिए या टॉडलर को देना चाहिए काउ मिल्क? ओके, सो देखिए, काउ मिल्क एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन है बच्चों के लिए। पहली चीज हमें समझनी है कि नेचुरल नहीं है। पंजाब में एवरीबडी थिंक्स काउ मिल्क अमृत है, बट काउ मिल्क इज नॉट
नेचुरल फॉर द बेबी। मैं सब पेरेंट्स को एक चीज बोलता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो किसी और जानवर का दूध पीता है, ठीक है। जो भैंस है वो बकरी का दूध नहीं पीती और जो शेर है वो ऊंट का दूध नहीं पीता। सिर्फ हमारे बच्चे हैं जो गाय या भैंस का दूध पीते हैं। इट इज नॉट नेचुरल एंड इट शुड बी डिलेड as far as possible to at least the age of 1 year। 1 साल के बाद हमें बच्चों को ऊपर का दूध देना चाहिए। That being said, ये कंपलसरी नहीं है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन ये कम होने से भी बच्चे काफ़ी हेल्दी रह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको जान के शायद थोड़ा ताजुब होगा कि जो दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं दे आर वीगन। सो फॉर एग्जांपल हमारे जो पंजाबी हैं विराट कोहली जी, ही हैज़ बीन वीगन फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स। वीगन का मतलब है वो कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, दूध भी नहीं लेते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर जो थे जोकोविच, ही हैज़ ऑल्सो बीन वीगन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो हेल्थ के लिए काउज मिल्क जरूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बच्चों के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। 1 साल के बाद आप काउ मिल्क दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत दीजिए, कोशिश करिए कि 250 ml यानी एक बड़ा गिलास दूध 24 घंटे में ही बच्चे को दे। इसके अलावा अगर आप बच्चे को दही या पनीर भी देते हैं, दैट ऑल्सो इज डेयरी एंड इट इज एज गुड फॉर द चाइल्ड एज काउज मिल्क। अमेजिंग। सर मुझे वैक्सीनेशंस के बारे में भी जानना है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हमें लंबी लिस्ट दे देता है वैक्सीनेशन की, ये लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ। तो आप मुझे बताएंगे कौन से वैक्सीनेशंस इंपॉर्टेंट है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए, टॉडलर के लिए, जो एक मस्ट है? राइट। मैं तो इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा सिंपल, कि जब हम आज से 30 साल पहले कार लेते थे तो उसमें हम क्या देखते थे? हम देखते थे कि यार उसमें एक स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए, 4 सीट होनी चाहिए और हो गया काम, ठीक है ना, विंडोज खुलनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर आप जाते हो तो आप क्या देखते हैं कि उसमें एसी भी होना चाहिए, क्लाइमेट कंट्रोल भी होना चाहिए और टिंटेड ग्लास भी होने चाहिए और वूफर सिस्टम कोई बड़ा हाईफाई होना चाहिए। सो क्या मस्ट है और क्या मस्ट नहीं है, ये चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप बिल्कुल बेसिक वैक्सीन की बात कर रहे हैं, यानी कि बेस मॉडल ऑफ कार की जैसे बात कर रहे हैं, तो आई वुड से कि जो NIP यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेड्यूल है उसको आप फॉलो करें। उसमें आपकी बेसिक्स जानलेवा बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक है। सो कॉमन वैक्सीन है, BCG है, DPT है, MR है, पोलियो है, हेपेटाइटिस B है, ये सारी वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फ्री में दे रही है। बट हम राशन की दुकान से अपना राशन नहीं खरीदते हैं, गवर्नमेंट हमारे को सस्ता देती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास उससे ऊपर कुछ हो। हाउ डू वी डू दैट? हमारी 45,000 पीडियाट्रिशियंस की बॉडी है जिसका नाम है इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। सारे के सारे बच्चों के डॉक्टर उसके मेंबर हैं, 45,000 से ऊपर हैं। ये बॉडी ने एक लिस्ट ऑफ वैक्सीन्स दी है जो हर बच्चे को जरूरी लगनी चाहिए, इन एडिशन टू द वैक्सीन जो गवर्नमेंट दे रही है। और इनमें प्राइमरीली 5 या 6 वैक्सीन्स हैं जो हम बच्चों को सबको देना चाहेंगे आज की डेट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। हो सकता है 1 साल के बाद इनमें से कुछ और आ जाए। तो आई वुड से एक वैक्सीन है MMR जिसमें गर्ल्स हुआ यानी मम्स है, एक वैक्सीन है चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसे कहते हैं, एक वैक्सीन है इसके अंदर इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम बुखार के लिए, 2 वैक्सीन हैं गंदे पानी और गंदे खाने से। तो आजकल सब लोगों का बाहर का खाना तो बहुत रहता ही है, तो टाइफॉइड और हेपेटाइटिस A, गंदे पानी से जॉन्डिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बच्चेदानी के कैंसर की वैक्सीन, जो होपफुली 1 आध साल में गवर्नमेंट भी ले आएगी, जो लड़कियों को बच्चेदानी के कैंसर से बचाती है। तो ये 6 वैक्सीन मैं रिकमेंड करूंगा इन एडिशन टू द गवर्नमेंट शेड्यूल, जो हमें लेनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा बहुत सारी और ऑप्शनल वैक्सीन्स हैं जो आपके पीडियाट्रिशियन आपसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जापानी बुखार, दिमागी बुखार, येलो फीवर, कॉलेरा। वो आप उनसे डिस्कस करके जान सकते हैं कि आपके बच्चे को जरूरी है कि नहीं। सर इसमें और भी ऑप्शंस आ जाती है, पेनलेस वैक्सीनेशंस, और जिसमें पेन होगा, तो वो कौन सा? हर एक मदर चाहेगी, पेरेंट चाहेगा कि नहीं हम पेनलेस वैक्सीनेशन लगाए, बट उसका कॉस्ट हाई हो जाता है। सो आप कौन सी रिकमेंड करते हैं? हाँ, तो आकांक्षा जी, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से 4 या 5 साल पहले। आई मीन एवरी पेरेंट वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन। लकीली और व्हाटएवर इट इज, आजकल ये क्वेश्चन कम हो गया है। पहली बात, पेनलेस एंड पेनफुल ओनली रेफर्स टू द DPT वैक्सीन। बाकी किसी वैक्सीन में पेनलेस और पेनफुल का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हमने सारी डिस्कस की हैं। सिर्फ DPT में बुखार, स्वेलिंग, पेन, ये चिड़चिड़ापन बच्चों को ज्यादा होता है।
गवर्नमेंट जो वैक्सीन लगाती है वो नॉर्मल वैक्सीन है जिसमें पेन, स्वेलिंग, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। प्राइवेट में हमारे पास दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो कम पेन वाली भी लगवा सकते हैं और ज़्यादा वाली भी। कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है, बट आई वुड से एज लॉन्ग एज आप बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, आई एम ओके, आप दोनों में से कोई भी लें। प्रोटेक्शन थोड़ी सी बेटर है पेन वाली वैक्सीन से, लेकिन साइड इफेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं जो आपके पेन वाली वैक्सीन में। तो इस वजह से अगर आपको ज़्यादा टेंशन है, बुखार, चिड़चिड़ेपन, स्वेलिंग की, जो कि 1-2 दिन रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा रहता है, बट बच्चे के साथ 1-1 मिनट भी हमें ज़्यादा लगता है, तो ऐसा है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक दैट वैक्सीन। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेनलेस वैक्सीन ही यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ द पेन वाली वैक्सीन एट ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप और हम वर्ड यूज कर रहे हैं पेनलेस, इसका मतलब है लेस पेन। इट डज नॉट मीन पेनलेस। पेनलेस वैक्सीन जो सो कॉल्ड है, उससे भी बुखार, स्वेलिंग, पेन, चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू जो आप नॉर्मल वैक्सीन ले रहे हैं। डॉक्टर गौरव, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे आते होंगे, पेरेंट्स आते होंगे कि मेरा बच्चा सब कुछ खा रहा है बट फिर भी उसका हाइट और वेट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? क्या वो पेरेंट्स कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिस कर रहे हैं या कुछ? ओवर टू यू डॉक्टर गौरव। ओके, सो 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि माओं को बच्चे कमजोरी लगते हैं, तो मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके बच्चे का वेट हाइट नहीं बढ़ रहा हो। हमारे पास एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड सिस्टम है जिसमें बच्चों का जन्म से लेके जब तक वो आ रहे हैं वेट हाइट सब आता है। तो फर्स्ट थिंग वी सी इज दैट 1 साल से लेके 10 साल तक बच्चे को हर साल 2 किलो वजन बढ़ाना है, ओनली 2 kgs, एंड 2 ईयर ऑनवर्ड्स हाइट उनकी 6 सेंटीमीटर यानी 2 इंच बढ़नी है। तो 1 साल में अगर बच्चे की 2 इंच हाइट बढ़ गई, अगर बच्चे का 2 किलो वजन बढ़ गया, यू आर कंफर्टेबल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड मोस्ट लाइकली, as long as बच्चा is active. Exactly, as long as बच्चा is active and playful. So that is the first part. Second thing is कि when you say बच्चा सब कुछ खा रहा है, what does that mean? आमतौर पे 5-6 साल का बच्चा सब कुछ खा रहा है का मतलब होता है कि रोज जब वो स्कूल से आता है 1 पैकेट चिप्स खाता है, ठीक है, तो उसके बाद है ना, और सब्जियां तो घर में कोई भी नहीं खाता तो इसलिए बच्चा भी नहीं खाता है, ठीक है, या फ्रूट्स। तो द सेकंड थिंग इज यू हैव टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री कि क्या बच्चे ने देखिए, अगर हम एक चीज देखें उसको बोलते हैं फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में नीचे होते हैं कार्ब्स, जिसमें आ गया रोटी, चावल, ठीक है, उसके बाद होता है हमारा ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसके बाद होता है डेयरी एंड प्रोटीन्स, एंड उसके ऊपर सबसे कम में फैट, ऑयल्स एंड सॉल्ट एंड शुगर। तो ये फूड पिरामिड, फूड ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको। तो अगर हम ये सारी की सारी चीजें रोज खा रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स रोटी, चावल हो गया एक कैटेगरी, दाल एक कैटेगरी, दही, दूध, पनीर एक कैटेगरी, फ्रूट्स सारे के सारे एक कैटेगरी, और वेजिटेबल्स एक कैटेगरी। ये सारी चीजें अगर हम रोज खा रहे हैं तो दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। ये करने के बाद फिर हमें देखना होता है कि क्या बच्चे के पैरामीटर्स ठीक हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम बच्चों के टेस्ट करके देखते हैं, अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन ठीक है, विटामिन के लेवल्स ठीक हैं, B12, D, आयरन, और उसके बाद अगर फिर भी हमें लगता है कि बच्चे के अंदर कोई कमी पेशी है तो फिर हम टेस्ट करते हैं थिंग्स लाइक वीट एलर्जी या कोई ग्रोथ वगैरह के अंदर प्रॉब्लम हो। तो ये इतना लंबा समझने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर वेट हाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। मेरे अपने एक्सपीरियंस के अंदर ज्यादातर बच्चों के अंदर जो कमी है वो होती है आयरन के अंदर, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या अंडा या नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, या दूध ज्यादा पी रहे हैं। दूध पीने से आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से। तो अगर हम अगर हम सनलाइट का एक्सपोजर में नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ तो बच्चों की टैनिंग का लोगों को टेंशन माओ को होती है, और तो इस वजह से वी डोंट गेट एनफ विटामिन डी। तो ये दोनों चीजें अगर कम है तो हमें इनको भी पूरा करना है, चाहे डाइट से या सप्लीमेंट्स लेके। सर, हम जितनी भी डाइट दे दें एज अ पेरेंट, उनको बच्चे को नहीं लगती है कई बारी, तो आप कुछ उन बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं? जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया कि चिल्ड्रन जनरली उनकी अगर डाइट एडिक्वेट है तो उनको अच्छी अमाउंट ऑफ ग्रोथ हो जाती है। दैट बीइंग सेड, अगर आप हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चंडीगढ़ का सर्वे देखें, आकांक्षा जी, यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि मोर देन 50 to 70% ऑफ चिल्ड्रन इन चंडीगढ़ इटसेल्फ,
उनके अंदर आयरन भी कम पाया गया है और B12 भी कम पाया गया है। विटामिन डी तो सबका ही कम होता है, चाहे वो स्टडी हम नहीं करते हैं। सो प्रश्न ये आता है कि अगर आप ये डाइट से नहीं कर सकते तो क्या करें? सप्लीमेंट्स आर अ गुड आइडिया बिकॉज वो कम क्वांटिटी में बच्चे की जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। सो बेस्ट इज टू एक्चुअली चेक एट द वेरी सिंपल थिंग, HB चेक कर सकते हैं। आजकल तो फिंगर प्रिक डिवाइसेस भी आ गई हैं, एक बूंद खून से भी चेक हो जाता है। और अगर आप चाहें तो साल 2 साल में एक बार डिटेल टेस्टिंग कर लीजिए, जिसमें आयरन, B12 वगैरह आप सब चेक कर लीजिए। इनको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। सिरप्स तो बहुत टाइम से आती ही हैं, आयरन की सिरप और विटामिन कैल्शियम की सिरप। लेकिन अब जो आजकल इंटरेस्टिंग चीज आई हैं, जो अमेरिका में तो बहुत सालों से यूज हो रही है, वो है गमी वाइटामिन, जिनमें टॉफियां सी होती हैं, जिनको खाने से बच्चों के अंदर आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन, ये सब के सब चीजें हम पूरे कर सकते हैं और बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते हैं। एंड इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट ये है कि फिर बच्चे शायद टॉफियां भी कम खाएं, जो बच्चों के लिए अनहेल्दी होती हैं। सो गेट योर पीडियाट्रिशियन इन्वॉल्व, चेकअप कराइए एंड इफ रिक्वायर्ड सप्लीमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। सर, जैसे अब सीजन चेंज हो रहा है, कोल्ड एंड कफ ये एक बहुत ही प्रेवलेंट हो जाते हैं। सो कई बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है कि बहुत जल्दी इजीली कैच हो जाता है कोल्ड एंड कफ। तो बच्चों की इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करें हम? सो द फर्स्ट थिंग जो कि कंप्लीटली आपको अनरिलेटेड लगेगा वो ये है, बच्चों को घर से बाहर निकालिए, उनके हाथ से स्क्रीन छीन लीजिए, उनको बोलिए 1 घंटा बाहर खेल के आइए। बाहर जाने से सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो सारे जो कीटाणु हैं, जरासीम हैं, जर्म्स को खत्म करती हैं। सो दे आर वेरी वेरी गुड। प्लस एक्टिविटी से बच्चे की इम्यूनिटी सबसे अच्छी बढ़ती है। आई थिंक मेरी प्रैक्टिस में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेल टू ऑल पेरेंट्स। अगर हम डाइट की बात करें तो इन एडिशन टू द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मैं कहूँगा कि जो कुछ सुपर फूड्स हैं अबाउट इम्यूनिटी, जो हमारे इंडिया में बहुत सालों से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, आंवला जिसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं, हल्दी थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर हो गई, और हरी पत्ते वाली सब्जियां भी मैं कहूँगा, एंड फ्रूट्स, इनमें इतने अच्छे विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि अगर ये अच्छी क्वांटिटी में खाए जाएं तो आपको इनसे बहुत बेनिफिट हो सकता है। आजकल कुछ और इंटरेस्टिंग सुपर फूड्स आ रहे हैं, जैसे कि एकिनेशिया है या एल्डरबेरी है, ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं इम्यूनिटी के लिए, और बाहर तो ये काफ़ी यूज़ होती हैं। सो अब इंडिया में भी आपको छोटे छोटे टिंचर्स मिल जाते हैं, जो पीने से आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। एंड इवन गमीज के अंदर अब ये चीज़ आनी शुरू हो गई हैं, तो बच्चे इसको टेस्ट, क्योंकि इनका खराब होता है, तो इनको आप दे सकते हैं ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। बट स्क्रीन हटाना और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चे बिना टीवी के, बिना गैजेट्स के, मोबाइल फोन के खाना नहीं खाते। सो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स देंगे? अगर सिर्फ एक चीज बोलूं, बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल। यस, ठीक है, मेरे पास क्लिनिक में इतने माँ बाप आते हैं, और अगर मदर हिस्ट्री दे रही है तो फादर अपने फोन पे लगे हुए हैं टक टक करने, और अगर फादर दे रहे हैं तो मदर लगी हुई है। यार, अगर आप लोग फोन पे बैठे हुए हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड नॉट टू बी सिटिंग, है ना? तो हमारे पास 1-1, 1.5 साल के बच्चे आते हैं जो फोन पकड़ के एलो एलो कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे चिल्ड्रन आर गोइंग टू डू व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है ना? सो वी हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स। स्क्रीन कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इवेंचुअली अगर हम देखें खाने के टाइम, अगर हम बात करें तो उस समय कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बच्चे को दे दे खेलने के लिए, जैसे कि आपके पास कोई टॉयज पड़े हुए हैं, उससे कोई स्टोरी बना दे, कोई बुक खोल के रख लें जिसमें आपकी सुंदर सुंदर फोटोज हो बड़ी बड़ी, और बच्चे को खिलाएं। अगर आप शुरुआत से ये करेंगे तो आपका और बच्चे की लाइफ लॉन्ग टर्म में बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी। बाहर निकालें घर से बच्चे को जब बड़ा हो जाता है, दैट इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग योर स्क्रीन टाइम, ताकि बच्चा थक जाए, आएगा, खाएगा, सो जाएगा। अमेजिंग। सर, प्री टीन्स की अगर हम बात करें, वो ऑलरेडी यूट्यूब और वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका कुछ आगे इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट? कैसे हम बच्चों को रोकें? तो आकांक्षा जी, प्री टीन्स तो बहुत बड़ी उम्र हो गई। मैं तो वी आर डूइंग अ स्टडी राइट नाउ, 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर पहले उनकी बात करें, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। 5 साल से छोटे बच्चे, उनकी स्पीच डिले हो रही है, उनका आई कॉन्टैक्ट खराब हो रहा है। इनफैक्ट
यू विल बी सरप्राइज, इतने सारे बच्चे हैं जो ऑटिज्म लाइक फीचर के साथ आ रहे हैं, जिनको एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन एडिक्शन की वजह से ये फीचर्स आ रहे हैं। यानी कि वो हमारी आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स ढूंढ रहे हैं या कोई टॉयज ढूंढ रहे हैं करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और कोविड के बाद से ये बहुत बढ़ भी गई है। अब आते हैं प्री टीन्स पे। मेरी बेटी जस्ट प्री टीन से निकली है, अब टीन्स में आ गई है। तो अगेन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल। अगर हम 16 घंटे में फोन देख रहे हैं और बच्चे को हम बोल रहे हैं बेटा तू 1 घंटा देख, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। सो 4 हमारे चीज़ें होती हैं जब हम बच्चों को या एडल्ट्स को भी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। तो उसमें 1 इज फिजिकल एक्टिविटी, 2 इज डाइट, 3 इज स्क्रीन टाइम, और चौथा जो कि शायद आप गेस ना कर पाए, दैट इज स्लीप। अगर आप देखेंगे स्क्रीन, ये आपकी तीनों बाकी चीजों से इंटरेक्ट कर रही है। स्क्रीन की वजह से आपकी डाइट कम खराब हो जाती है, स्क्रीन की वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, एंड प्री टीन्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाती है। सो हर बच्चे को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए 11 बजे से पहले, और उससे 1 घंटा पहले उसकी स्क्रीन हमें बंद करनी जरूरी है, नहीं तो उसको ढंग से नींद ही नहीं आएगी। अगर आप इमीडिएटली स्क्रीन बंद करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, इट विल नॉट हैपन। सो स्क्रीन विल अफेक्ट देयर बिहेवियर, दे विल इंटरेक्शन विद अदर पीपल, गुस्सा ज़्यादा आएगा, पढ़ाई में खराब होंगे, और अगर ढंग से सोएंगे नहीं तो उनकी हेल्थ डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इम्यूनिटी भी डाउन होगी। सर, एक हमारे कल्चर में रिवाज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध पिलाने से पहले हम उनकी जीभ पे चांदी की सिलाई से हम हनी चिताते हैं। क्या वो सही है एज अ पीडियाट्रिशियन? एज अ पीडियाट्रिशियन हमारा रूल बहुत सिंपल है। हम किसी धर्म के ना फेवर में है ना अगेंस्ट हैं, लेकिन बच्चे के मुंह में सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क जाना चाहिए 6 महीने तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। किसी भी चीज़ से हम मानते हैं कि बच्चे को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। पुराने टाइम की बात और थी, आज के टाइम में देयर इज़ नो वे हमें पता है कि जो हम शहद या जो भी हम चीज़ चटा रहे हैं वो उसमें कितने प्रिजर्वेटिव हैं, क्या वो ढंग से बनी है, और क्या उससे बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता। तो मेरा सजेशन सभी को ये है कि जितना हो सके जो भी चीज़ आपने करनी है, बच्चे के सेंसिटिव पार्ट्स जैसे कि माउथ, आइज़, इन सब से दूर रखें। जो जैसे मदर्स है काजल भी बना लेती हैं घर पे, वो भी लगाना चाहिए? पूरे इतने तक लगाया होता है मदर्स ने कि हमारे बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएगी, क्या वो मिथ है? उससे क्या सच में बच्चों की आईज है वो बड़ी हो जाती हैं काजल लगाने से? तो आकांक्षा जी, माय वाइफ इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आईज डॉक्टर है वो। तो वो हर बार जब ये बात होती है तो बहुत गुस्सा भी होती है पेरेंट्स, और उनको समझाती हैं। जो बड़े होने की बात है, अगर हम पहले वो करें तो पहले काजल के अंदर एट्रोपिन टाइप का सब्सटेंस होता था, जिससे कि आपकी जो प्यूपल्स हैं जो अंदर की हैं, दोज यूज्ड टू बिकम डायलेटेड। तो उससे बच्चा थोड़ा सुंदर लगता था, आंखों का साइज को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बच्चे की जो अंदर की प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। अब उस बेचारे बच्चे के बारे में सोचिए, जिसकी इतनी बड़ी प्यूपल हो गई है, तो जब लाइट उसकी आंखों में पड़ रही है तो बेचारे को सर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन उससे बच्चे को कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं था। बच्चे थोड़े से सुंदर लगते हैं, हमें लगता है कि वो सुंदर हैं, लेकिन अगेन आई रिपीट, ये सेंसिटिव एरियाज हैं, इनके अंदर बच्चे को हमें बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। अगर आपको काजल लगाना ही है तो मैं रिकमेंड करूंगा काला टिक्का लगा के माथे के साइड में लगा दीजिए। डॉक्टर गौरव, भगवान ने 2 ही रंग दिए, काला और गोरा। तो कई मदर्स, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके कि हम अपने बच्चे को गोरा कैसे बनाएं? देखिए, भगवान ने तो एक्चुअली इतने सारे रंग दिए हैं कि हम लोग फ्रॉम एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम फेयरनेस अगर आप अमेरिका में देखें, तो एक्सट्रीम डार्कनेस अगर हम अफ्रीका में देखें। अब हम दोनों बैठे हुए हैं साथ साथ, एंड आप डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा फेयर हैं, बट द पॉइंट इज इवेंचुअली आपने क्या बनना है जिंदगी में, उसका आपकी स्किन कलर से 0 फर्क पड़ने वाला है। ये जो ऑब्सेशन है कलर की, पहले तो मैं चाहूंगा कि ये ऑब्सेशन थोड़ी सी कम हो। हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है। आपका स्किन का कलर कोई भी हो, आपकी हाइट जितनी मर्जी भी हो, आपको चश्मा लगा हो या ना लगा हो, इट डजंट मैटर। जो आप अंदर से हैं वो चीज है कि आपको आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी। तो कलर को छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, द बैड न्यूज फॉर मदर्स इज कि आप इन चीजों से बच्चों का कलर को चेंज नहीं कर सकते। 99% बच्चे का कलर
फादर एंड मदर के कलर से रिलेटेड होगा। तो जब मैं देखता हूं कि मदर खुद भी थोड़ी सी सांवली है और फादर तो फुल टू डार्क है, लेकिन उनको है कि बच्चे को हम गोरा बनाएं, तो मैं फिर ये सोचता हूं कि अगर बच्चा ज्यादा गोरा होगा तो लोगों को लगेगा कि किसी और का बच्चा तो नहीं लेके आ गए। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे का कलर जेनेटिकली डिटरमिन्ड है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप बच्चे को सिर्फ तंग कर सकते हैं उपटन वगैरह लगा के, और ज्यादा लगाने से बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकती है। ऐसे हमने बहुत केसेस देखे हैं। कई मदर्स उपटन लगाती हैं, जैसे कई बच्चों के छोटे बच्चों के बाल होते हैं तो उसको उतारने के लिए, तो क्या वो सही है? एब्सोल्युटली, मैं नेक्स्ट यही पॉइंट पे आने वाला था। बाल छोटे बच्चों में जो होते हैं, ये अगेन ऑलमोस्ट हर बच्चे के 1 साल तक के बाल ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। आप फालतू में बच्चे को एक्स्ट्रा दर्द कर रहे हैं और ये जो मेहनत है ये कंप्लीटली पॉइंटलेस है। अगेन 1 साल तक चाहे वो सर के बाल हैं चाहे वो बॉडी के बाल हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। सो प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बच्चों के बाल के लिए। सर, न्यू मदर्स की बहुत क्वेरी रहती है क्रेडल कैप के ऊपर, कि क्रेडल कैप हो जाता है, सर्दियों में हो जाता है या गर्मियों में हो जाता है, तो मदर्स क्या करती हैं, उसमें सोप लगाने लग जाती है, शैम्पू या ऑयल। क्या करना चाहिए क्रेडल कैप के लिए बेसिकली? तो पहले हमें समझना है कि आकांक्षा जी, क्रेडल कैप क्या है। क्रेडल कैप इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ डैंड्रफ। तो अगर डैंड्रफ थोड़ा बहुत है हम उसको छोड़ सकते हैं। सो सेम थिंग गोज फॉर क्रेडल कैप। अगर थोड़ा बहुत क्रेडल कैप है छोड़ दीजिए, ये ऑन इट्स ओन 6 महीने में खत्म हो जाता है। That being said, lot of children have very bad cradle cap, और उसमें तेल जैसे आपने बताया लगा लगा के छोड़ने से वो और ज़्यादा खराब हो जाता है, सारे बाल गिर जाते हैं, बच्चे को इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाती है। इस केस के अंदर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कॉमन थिंग्स जिससे क्रेडल कैप आराम से ठीक हो जाता है, वन इज कोई भी मिनरल ऑयल लगा के सर पे अगर आप थोड़ी देर छोड़ दें वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो बच्चों वाला टूथब्रश होता है उससे आप जेंटली उसको निकाल सकते हैं। सो बच्चों के टूथब्रश बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं ब्रिस्टल सॉफ्ट होने की वजह से। उसके बाद आप उसको एक टीयर्स फ्री जो बेबी शैम्पू होता है उससे वॉश ऑफ कर लीजिए। तो नॉर्मली अगर आप ये करेंगे तो आराम से ठीक हो जाएगा। अगर कई बार रेजिस्टेंट हो तो फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके क्रीम्स ले सकते हैं। एंटी फंगल क्रीम होती हैं या माइल्ड स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम होती हैं, जो लगाने से क्रेडल कैप लिटरली 2 या 3 बार में बिल्कुल मेल्ट होके खत्म हो जाता है। सो इट इज इजीली ट्रीटेबल। अगेन अगर माइल्ड है छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को सिम्टम हो रहे हैं या बहुत थिक है तो डेफिनेटली इसका इलाज हम आराम से कर सकते हैं। सर, बच्चे को एक्टिव कैसे बनाएं? कोई डाइट हो, कोई टिप्स हो जो आप हमारी न्यू मदर्स को देना चाहेंगे? सो एक्टिविटी के लिए बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन बीइंग अ गुड रोल मॉडल, और खुद अपने आप को एक्टिव रखना। घर से बाहर निकलिए, बच्चे को निकालिए, स्क्रीन से दूर रखिए, बच्चे अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। बाय देयर वेरी नेचर बच्चे एक्टिव होते हैं। हम उनको ज़बरदस्ती ये सोच के कि अरे बाहर गर्मी है, सर्दी है, बाहर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कहाँ जाएंगे, सड़क कैसे क्रॉस करेंगे वगैरह वगैरह सोच के हम बच्चों की एक्टिविटी कम कर देते हैं। सो बाहर निकालिए, स्क्रीन टाइम कम रखिए, आप भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि बच्चों के साथ मिलके कोई गेम खेलेंगे, चाहे वो सिंपल गेम्स है, लूडो खेल लीजिए बच्चे के साथ, स्क्रैबल खेल लीजिए, एनीथिंग दैट यू प्ले विद द चाइल्ड, वो बच्चे को मेंटली शार्प रखते हैं। एज अप्रोप्रिएट टॉयज भी बच्चों के लिए दिए जा सकते हैं विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर हम मेंटली शार्प रखने की बात करें, बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं कि बच्चे को फलाने टाइप के गेम खिलाओ, बच्चे को फलाने टाइप की डाइट दो। तो मैं पेरेंट्स से एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को ये सब मालूम था जब उन्होंने बच्चे को अपने बड़ा किया? So it is none of these things are extremely important. You need to have the child get कनेक्शंस, उसको ब्रेन में कनेक्शंस बनाने हैं। तो अगर छोटा बच्चा है, मान लीजिए I'll give you an example, अगर 1.5 साल का या 6 महीने साल का बच्चा है, उसको आप बताते हैं देखिए बुक में ये डॉग है, बहु बहु है, और जब वो उसको आप बाहर लेके जाते हैं और वो एक्चुअली डॉग दिखता है, बोलते हैं बहु बहु है, वो जो कनेक्शन बनता है उससे बच्चे का ब्रेन स्मार्ट बनता है।
अगर हम डाइट में फिर भी चीज़ें चाहते हैं तो थिंग्स लाइक जो DHA वगैरह हम बात करते हैं, अगर डाइट में हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर हमारी डाइट के अंदर हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन, और अगर हम बच्चों को सीड्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को खिलाते हैं, चाहे स्मूदी में डाल के, चाहे खाने में डाल के, ये सारी चीज़ें बच्चों को मेंटली स्मार्ट कर सकती हैं। बट मेरे को सबसे ज़्यादा डेंजर आज की डेट में लगता है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से। तो अगर वो हम कम करेंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाएगा। सर मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं, एज इन कि जैसे बच्चा अगर 2 बजे बेचारा घर आ रहा है स्कूल के बाद, उसके बाद उसकी फुटबॉल क्लास है, कभी उसकी मैथ्स क्लास है, कभी उसकी बैकिस की क्लास है, स्विमिंग क्लास है, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। एंड तो ऐसे पेरेंट्स के लिए हम भी हैं उसमें, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को हम कॉमन टर्म्स में हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहते हैं, जो बच्चों के चारों तरफ हेलीकॉप्टर की तरह घूमते रहते हैं। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि खेल 2 प्रकार के होते हैं, वन इज स्ट्रक्चर्ड, अनदर इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो हमें स्ट्रक्चर्ड प्ले जो करना है वो हमें लिमिटेड रखना है, यानी कि एक दिन में 45 मिनट या 1 घंटा शुड बी मैक्सिमम स्ट्रक्चर, जिसमें आप कोचिंग कराइए, डांस क्लास कराइए, या जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं वो कराइए। बाकी टाइम बच्चे को कम से कम सेम अमाउंट ऑफ टाइम अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, जिसमें वो अपने आप कर रहा है, जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। True. तो इफ यू डू बोथ ऑफ दीज, बच्चे की एक अच्छी मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होगी। सर बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था मेरे लिए, मुझे बहुत कुछ पता लगा, एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस जो भी हमें सुन पा रही है, देख रही है हमें, उनके लिए भी बहुत टिप्स हमें मिले। सो लास्ट में जाते जाते सर आप कुछ टिप देना चाहेंगे न्यू मदर्स के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये रहेगी कि ज़्यादा समय गूगल पे मत लगाइए। सारी स्ट्रेस की जड़ मेरे हिसाब से गूगल है, ठीक है। व्हेन यू रीड समथिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग बिकम्स अ हेडेक, ओनली हेडेक बिकम्स कैंसर एंड देन एवरीबॉडी डाइज। तो पहली बात तो ये है। सेकंड थिंग इज रिमेंबर, सारे बच्चे यूनिक हैं। मेरा बच्चा आपके बच्चे की तरह नहीं है, मेरी और सचिन तेंदुलकर की एज सेम है। अगर मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगा सोच के कि तेंदुलकर कहां पहुंच गया, मैं कहां बैठा हूं, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। एंड द थर्ड थिंग इज बी पेशेंट विद योर बेबी एंड बी पेशेंट विद योर ओन सेल्फ। एक कहावत है, जब आप कभी प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो जब एयर होस्टेस बोलती है कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो पहले अपना मास्क पहनिए ऑक्सीजन का, फिर दूसरों को लगाइए। तो हमारे यहाँ पे माँ बाप पहले बच्चे को मास्क लगाने के चक्कर, उसको एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है, उसको मुझे ये करना है, नहीं। अगर उसको है तो आई कैन गारंटी यू कहीं ना कहीं हमारे से आ रही है। तो पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाइए, यानी खुद के अंदर पेशेंस डेवलप करिए, खुद मेडिटेशन करिए, खुद रिलैक्स करिए, खुद एंजॉय करिए जिंदगी को, और आपका बच्चा आपको देख के वही सारी पॉजिटिव चीजें करेगा। थैंक यू डॉक्टर गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही आपने वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हमें बहुत कुछ पता लगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी न्यू मदर्स को, WHO भी रिकमेंड करता है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एक्सक्लूसिवली 6 months। एंड न्यू पेरेंट्स के लिए और जितने भी और पेरेंट्स हमें देख पा रहे हैं कि पहले खुद उनके लिए, बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, और बच्चों का फाउंडेशन खुद स्ट्रॉन्ग रखें, बच्चे अपने आप अच्छे बने। Thank you for watching. We had a great session with Dr. Gaurav, pediatrician from Charak Clinic, Mohali. अगर आपको इस सेशन से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल का नाम है दृष्टि टॉक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए हमारे Instagram और Facebook पे। Thank you for watching.